या ऑलराइट, सो टूल्स, इसी टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियसेस और लाइगेसेस। ठीक है, नाउ हमने अब क्या पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, की टूल्स, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइगेसेस के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसी से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, तो उसके पहले कि इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़े, थोड़ा सा इसका ब्रीफ हम कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन यानी रोकना, और उसके बाद क्या करना, उसको कट कर देता है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी मान लीजिए कि हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इस डीएनए को क्या करेगा, इस डीएनए को कट करने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कहते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, अगर हम किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी स्टॉप, रेस्ट्रिक्ट करेगा किसको, ग्रोथ को। कौन से ग्रोथ को, माइक्रोब के ग्रोथ को वो स्टॉप करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. So 1963 very important, 1963 मार्क कर लीजिए, राउंड कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए उसको। 63 में, ठीक है, ई कोलाई से, किस बैक्टीरिया, ई कोलाई, यानी जो हम ई कोलाई है, जो गुड बैक्टीरिया माने जाते हैं हमारे, यस और नो, इंटेस्टाइन्स में। तो ये ई कोलाई क्या होते हैं, ये ई कोलाई के अंदर, यानी बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं यहाँ पे, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, फेज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वायरस को। ठीक है, बैक्टीरियो फेज, यहाँ पे फेज जो इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, फेज इंडिकेट कर रहा है वायरस को, फेजेस वायरस। ठीक है, फेज किसको कहेंगे, फेज कहेंगे वायरस को। और बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके वो अपना आधिपत्य वहां पे जमा ले उस बैक्टीरिया पे, उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे। बैक्टीरिया प्लस वायरस, दैट इज बैक्टीरियोफेज। क्लियर है। तो 1963 में ऐसे दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया था, ठीक है, जो कि बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, स्टॉप करता है, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में। ई कोलाई के बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज का जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कुछ एंजाइम्स, और कुछ दो के जो दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया। One of these added methyl groups to DNA while other cut DNA, the later called restriction endonuclease. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ क्या करते हैं कि कुछ मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ऐड कर देते हैं। मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या हो जाता है, एक एंजाइम का नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज, आपने सुना होगा, सुना है मिथाइल ट्रांसफरेज, नहीं सुना है, नहीं सुना है, मेथिलेशन सुना है नाम, नहीं सुना है। एनीवेज, क्या होता है कि हमारे जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है, हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, क्या है, हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए के स्ट्रैंड में बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, डीएनए का सीक्वेंस है ना, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है डीएनए के स्ट्रैंड में, है कि नहीं है, यस। उसमें एडिनाइन है, गुवानाइन है, साइटोसाइन है, थैमिन है। क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप किसको कहते हैं, CH3 या CH2 या CH4, CH4 की 3, CH3 को कहेंगे। ठीक है, आप लोगों के भरोसे पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सही होना चाहिए, सही है, चलो हम मान लेते हैं सही है। ठीक है, आप लोगों ने कहा तो सही है, होगा, है ना। अभी बोले, ये बोली, यहाँ पे एक आंसर आया, सही बात।
ठीक है, मिथाइल यानी CH3। ये क्या करता है, ये हमारे जो साइटोसाइन होते हैं, गुआना साइटोसाइन गुआनाइन, इनके स्ट्रैंड्स के पास जाकर ये क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को ऐड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अब इसके ऐड होने की वजह से यहाँ पे इसका ग्रोथ जो है, हमारे जो ये जेनेटिक यहाँ पे इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, यानी बैक्टीरियोफेज अब यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एडिंग मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। ये कहाँ ऐड होता है, सी और जी में ऐड होता है। डीएनए के सी और जी के, मतलब सी है जी है, ये तो होता है ना ऑपोजिट ऑपोजिट, सी जी यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस पे मिथाइल ग्रुप जब ऐड होता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जब ऐड होता है, कहाँ पे ऐड हो सकता है, कुछ आइडिया है कि ये कहाँ पे ऐड हो सकता है CH3 ग्रुप? हमें न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है ना, यानी ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कहाँ पे ऐड हो सकता है? क्या अडिनाइन के पास, यानी हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वहां पे ऐड होगा, या फॉस्फोडाइएस्टर शुगर हो या फॉस्फेट हो, वहां पे कुछ ऐड होगा? शुगर में ऐड हो सकता है, शुगर में ऐड हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है, ये तो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, क्या प्यूरिन और पिरिमिडिन के रिंग में अटैच नहीं हो सकता है? तो शुगर फुलफिल नहीं रहता है तो जब कोई चीज अटैच होने वाला होता है तो वहां से कुछ रिमूवल होता है, तब अटैच होता है। सोचिए इस पर, ठीक है। एनीवेज, CH3 क्या होता है, CH3 यहाँ पे होता है अटैच। CH3 क्या होता है अटैच, और CH3 अटैच होने की वजह से वहां पे बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ जो है रुक जाता है, पहला बात। दूसरा क्या करेगा, डीएनए को ही कट कर देगा भैया, यहाँ से यहाँ पे कट कर देगा। जब कट कर देगा उसका बस सीक्वेंस टूट जाएगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा सीक्वेंस, अब वहां पे प्रोटीन बनाएगा ही नहीं और बैक्टीरियोफेज वहां पे ग्रो नहीं होगा, है कि नहीं है? एक सीक्वेंस होता है ना कि इस सीक्वेंस में प्रोटीन होगा, उस सीक्वेंस को बीच में तोड़ देगा। क्या करेगा, सीक्वेंस को ही बीच में तोड़ देगा, डीएनए को ही कट कर देगा सीक्वेंस में ही, बीच में ही, उसका ग्रोथ हो जाएगा बंद। तो ये कुछ काम किया एंजाइम्स, और उसको क्या नाम दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया मैडम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीजें अब आगे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड 2। हिंड यानी हिंदुस्तान, ठीक है, इंडिया ने, हम याद रखेंगे हिंदुस्तान से, एक्चुअली है नहीं है हिंद, ठीक है, हम याद रखेंगे हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान क्या है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इंडिया पार्ट 2। पहले के इंडिया था सब कुछ सह लेता था, अब का इंडिया है, आज का हिंदुस्तान है ये, आज का भारत। क्या करेगा, कुछ नहीं सहेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, है ना, घुस के मारोगे तो हम भी घुस के मारेंगे। ये हिंड 2 है। क्या है, ये हिंड 2 है। ये क्या करता है, तो जैसे हिंदुस्तान नया वाला है वही काम ये भी करता है। क्या करता है ये, याद रखने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं, ये कुछ है नहीं एक्चुअली, कुछ टेक्निकल टर्म नहीं, हिंदुस्तान 2। एनीवेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला कौन सा है, हिंड 2 है। इसका क्या है, ये स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल सीक्वेंस को आइसोलेट करता है, ठीक है, आई मीन सॉरी, ये क्या करता है, ये कट करता है, पर्टिकुलर एक एरिया में जाके कट करता है। इसको आइसोलेट किया गया, स्टडी किया गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में 5 साल के बाद। इसके हिंडोन्यूक्लियस जो हिंड 2 है, इसके आने के बाद इसको पूरी तरह से स्टडी करके, आइसोलेट करके, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में इसको लग गया 5 साल। 5 साल के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। हाँ, ये आज का भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा, ऐसा ही है। एनीवेज, ठीक है, तो फर्स्ट एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हिंड 2। हिंड 2 जो है ये कहां से लिया गया, ये लिया गया बैक्टीरिया से। कहां से लिया गया, बैक्टीरिया से कि वायरस से? कहां से आइसोलेट किया गया, कहीं से भी आइसोलेट किया जाना चाहिए, है ना। हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। हीमोफिलस क्या है, इन्फ्लुएंजे। ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे है, क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है कि नहीं है? वायरस, वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस है। क्या कॉज करता है, फ्लू इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन कॉज करता है। यहां से आइसोलेट किया गया, इसी से नाम दिया गया एंडोन्यूक्लियस हिंड 2। क्या नाम दिया गया, इसी से नाम दिया गया एंडोन्यूक्लियस हिंड 2। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा आगे। क्यों हिंड 2 का नाम, कैसे नाम पड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। हीमोफिलस को ध्यान से देखिएगा, हीमोफिलस स्टार्ट्स विथ
लेटर एच। और आपको पता है ना कि कोई भी जब साइंटिफिक नाम दिया जाता है, जब भी कोई साइंटिफिक नाम दिया जाता है तो क्या नाम दिया, कैसे नाम दिया जाता है? नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें हायरार्की पढ़ा है आपने? किंगडम, ऑर्डर, फाइलम डिवीजन, ठीक है, फाइलम डिवीजन, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, उसके बाद जीनस, का कूड़े में डालो, लास्ट 2 का पकड़ो, कौन सा पकड़ो? यहाँ पे पकड़ो जीनस और स्पीशीज को पकड़ लीजिए। एक काम करिए आप लोग, क्या करिए पता है आप लोगों को क्या करना है? काजू, अपना ना माइक नो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो घर का पूरा इंफॉर्मेशन हमें आ जाएगा। ठीक है, आपके घर का सारा माजरा हमें पता चलने लगे। हो क्या रहा मम्मी को बोले झाड़ू नहीं लगाया सुबह सुबह यार। ठीक है, सो अपना अपना माइक जो है, हाँ हाँ जी, हाथ उठाया लेखिका ने, बताइए लेखिका। दिवाली की सफाई, झोल दिख रहा कहीं? ये तो स्कूल में तो बहुत सारा है, छोड़िए, है ना। एनीवेज, तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम क्या क्या बोल रहे थे यार, भूल गए हैं। जीनस और स्पीशीज, यस, जीनस और स्पीशीज को पकड़ लीजिए। ठीक है, जीनस क्या होता है? जीनस पहला नाम क्या होता है? फर्स्ट नेम क्या होता है? जीनस होता है। और सेकंड नेम क्या होता है? स्पीशीज होता है। इसीलिए 2 वर्ड में नाम दिया जाता है। यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस क्या है? जीनस है। इन्फ्लुएंजा क्या है? स्पीशीज है। इकोलाई, इकोलाई में ई क्या है? एस्चेरिची, जीनस है। कोलाई क्या है? स्पीशीज है। इस जीनस स्पीशीज के साथ बहुत सारे होंगे, तो उसके अलग अलग स्ट्रेन्स भी यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। अगर बात करते हैं एस्चेरिची कोलाई, एस्चेरिची कोलाई, ठीक है, RY1 लिखा हुआ कहीं है या क्या, क्या है यहाँ पे? है RY1। तो ये एक क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रेन RY1 है। स्ट्रेन क्या है? RY1 है। तो इससे निकाला जाएगा। कैसे हम लोग लिखेंगे? ये पूरा नाम है बैक्टीरिया की, इसी तरह से इंडिकेट किया जाता है। बोटानिक 3 है, एनीवे जो भी है, RY13, ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हीमोफिलस। हीमोफिलस में जो हीमोफिलस है वो क्या है? जीनस है। और इन्फ्लुएंजा क्या है? स्पीशीज है। हीमोफिलस क्या है? जीनस है। और इन्फ्लुएंजा क्या है? स्पीशीज है। हीमोफिलस से उठा लीजिए H, हमने उठाया H। इन्फ्लुएंजा से IN, क्या बना? हिन। ठीक है, D कहां से आया? वेर इज डी? इंडिया। डी क्या है? वर्ड पूरा किया है, यहाँ पे डी लिखा है, इंडिया। 2 क्या है फिर? देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट, इट इज फाउंड दैट हिंड2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल। हिंड2 के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। क्या करता है? पहले तो ये पूरे डीएनए का छान मारता है। ठीक है, क्या करता है? मुआयना करता है। क्या करता है? मुआयना करता है। पहले पेट्रोलिंग पे जाता है, पेट्रोलिंग पे जाएगा, दिखेगा क्रिमिनल, पकड़ लिया। पुलिस जाता है ना, पूरा शहर का पहले पेट्रोलिंग करता है। ऐसा थोड़ी सपने में आया कि यहाँ पे है क्रिमिनल, जाके पकड़ लिया, नहीं होता है। पहले पूरे डीएनए को वेरीफाई करेगा, ढूंढेगा, मूव करते करते पकड़ लिया, यहाँ पे पॉइंट है, कट कर दो। कहाँ पे कट करेगा? तो जहाँ पे 6 बेस पेयर्स होंगे, 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस को उठाएगा और वहीं पे कट करेगा। और वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेकिन हिंटू का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 6 बेस पेयर वाले एक सीक्वेंस को पकड़ेगा और वहीं पे ये कट करेगा। ठीक है, और उस जो 6 बेस पेयर वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, 6 बेस पेयर, यानी यहाँ पे मान लीजिए बहुत लंबा सा डीएनए है, जहां पे यहां से लेकर यहां तक ए टी
या AGCTATTG इस तरह से कुछ है जो 6 बेस पेयर होना चाहिए इसमें। 3 3 6 8 हो गया, तो हटा दो। तो यहां तक 6 बेस पेयर ये आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। चलो इसको क्या करते हैं, ए और जी के बीच में कट कर देते हैं, और वहां पे जाके वो कट कर देता है। और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को कहेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी उस पर्टिकुलर एरिया को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहीं पे कट करता है, और इसीलिए ये उस एंजाइम का रिकॉग्निशन पॉइंट है जहां पे वो पॉइंट पे जाकर अटैच होकर कट करेगा। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं, उस सीक्वेंस को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसका कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में, घुस रही है यहाँ पे, घुसना चाहिए, ठीक है। This specific base sequence is known as recognition sequence for HIND2. Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. Haemophilus influenza virus है ना, हाँ वायरस है ना, आर यू श्योर, पक्का? ओके क्या गलती से, अच्छा गलती से, क्या गलती से भाई, अच्छा गलती से हाथ उठ गया था, नेटवर्क का इतना बड़ा लोचा है आप लोगों का, निमोनिया कॉज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज करता है? मुझे तो नहीं लगता कि निमोनिया कॉज करता है, मुझे तो फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, फ्लू का, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू है। निमोनिया कॉज करने वाला स्टेफिलोकोकस निमोनिये, हाँ निमोनिया वायरस भी कॉज करता है, बैक्टीरिया वायरस, आई मीन निमोनिया वायरस से भी होता है, वायरल निमोनिया भी होता है, ठीक है। एनीवेज ठीक है, चलो सब आप लोग डिजीज में पढ़े हैं, है ना, अब क्या बार बार उसको जाकर रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा काम खत्म। ऑलराइट, क्या हुआ, टूट गया, उसको साइड में रख दिया। एनीवेज तो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया, ठीक है, वो ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। ये क्या करता है, अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। हाँ सही है, यू आर राइट, अब जाके पकड़ में आया पॉइंट। हीमोफिलस वही तो बोल रहे हैं, निमोनिया कैन कॉज बोथ योर, आई मीन निमोनिया इज कॉज्ड बाय बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस, और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। एनसीईआरटी के डिजीज चैप्टर खोलिए, यहाँ पे, ठीक है, लिखा है पेज नंबर आपको, हाँ 247 में सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट, 147, अच्छा ठीक है, निमोनिया। तो हमारे ये दोनों दिया है बैक्टीरिया लाइक, अच्छा तो इन्फ्लुएंजा क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है, बैक्टीरिया है। तो फ्लू कौन सा वायरस कॉज करता है, फ्लू इज अ वायरल डिजीज ना, वायरल इन्फेक्शन, कौन सा कॉज करता है, आप लोग मुझे ना बताइएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, हम भूल गए हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि फ्लू जो होता है, स्वाइन फ्लू होता है, वो कौन सा वायरस कॉज करता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है, वायरस है, क्या है, बैक्टीरिया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज बैक्टीरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि नहीं भाई एनसीईआरटी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है, हम इस पे क्यों हम डिस्कशन करें, है ना। इतने सारे नाम है ना, कंफ्यूजन, नाम से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप लोगों को नहीं होना, हम हो सकते हैं, चलेगा,
ठीक है, लेकिन आप लोग मत होना, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए तो सही बता देते, लेकिन उसके बाद एक बार आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर आप लोग दोबारा से एग्जाम 1 साल बाद दोगे, याद रखना, ठीक है, इसीलिए आप लोग क्लियर रहे। हाँ लेखिका, यू आर सो गुड। चलिए, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज, अब यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स जो है कैसे नामकरण होते हैं उसके, वो दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नामकरण के बारे में, ठीक है। ये पूरा डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता है कि एक साथ पूरा डिलीट हो जाए? कंट्रोल कंट्रोल जेड का मतलब रीडू होता, अंडू होता है। हमें मतलब ये सब बेसिक चीजें। पोछा लगाइए, पोछा लगा ही रहे हैं भाई। कोई भी 99.99% कीटाणुओं को हम यहाँ पे पोछा से क्या करेंगे, मिटा देंगे। ऐसा लग रहा है ना कि हम कॉपी पे इरेज कर रहे हैं। दूसरा कॉपी नहीं ले सकते यहाँ पे, यही तो दिक्कत है। दूसरा पन्ना नहीं खोल सकते, सॉरी। चलो, यहाँ पे कुछ कीटाणु छूट गए, हो गया। तो देखो यहाँ पे द कन्वेंशन फॉर नेमिंग, नेमिंग के बारे में बता रहा है। 2 लेटर फॉर द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीशीज। सो फर्स्ट लेटर कहां से आया? फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस एंड सेकंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीशीज। यानी एच जो है वो कहां से आया? ये आया जीनस से। और आई एन कहां से आया? आया आपको स्पीशीज से। लेकिन डी क्या है भाई? डी of the prokaryotic cell from which they are isolated. Example, E. coli comes from Escherichia coli. E. coli के बारे में यहाँ पे दे रहा है। E. Escherichia यानी यहां से उठाया E, ठीक है। कोलाई यहां से उठाया CO, E को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन कौन सा है यहाँ पे? RY13, तो यहां से उठाया स्ट्रेन R, ठीक है, R। उसके बाद ये 1 कहां से आया? यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 कहां से आया? तो यानी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, उस, ये पहला एंजाइम है जिसको बनाया गया, जिसको आइसोलेट किया गया, तो इसीलिए फर्स्ट लिखा गया। इसके बाद जो आइसोलेट होगा वो ई कोर 2 कहलाएगा, इसके बाद वाला 3 कहलाएगा। यानी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के स्ट्रेन से ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको ये आइसोलेट किया गया, इसीलिए ई कोर 1 लिखा गया। क्या लिखा गया? ई कोर 1 लिखा गया। द लेटर नेम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, आया आर जो है कहां से? स्ट्रेन से। Roman number following the names indicate the in order which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. उस particular strain से ये first enzyme है जिसको isolate किया गया, इसीलिए रोमन नंबर 1 लिखा गया। So E comes from the genus, oh my goodness, E comes from genus, CO comes from species, R comes from strain, and 1 is the order in which it is isolated. So E core 1, हम लोग कहते हैं E core I है ना, E core I, लेकिन E core 1 होता है। 1 is the strain। हाइफन उफन मत लगाइएगा, ठीक है, हम लगा दिए बट नहीं लगाइएगा। Restriction enzymes belong to the larger class of enzymes called nucleases. That's very important to understand. हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी के अंडर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूक्लियस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिये इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग नो न्यूक्लिक एसिड, nuclei indicating what? Nucleic acid. ACE indicating, यहां पे ध्यान, यहां पे ACE indicating what? कटिंग। कोई भी बाहर आता जाता है उधर डिविएट नहीं होना है, समझे? गलत बात है, भाग जाता है।
भावनाओं को काबू रखिए, ठीक है, कंट्रोल में रखिए। सो व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर इंडिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड और एस इंडिकेटिंग कटिंग। सो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हम लोग को पता है, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए। बात समझ में आई? डीएनए और आरएनए, यानी ये न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, कटिंग या फिर ब्रेकिंग हम कह सकते हैं। एस आपने नाम सुना होगा, प्रोटीएस, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला। लिपेस, हाँ लाइगेस तो छोड़ने वाला था, लाइपेस लिपिड को ब्रेक करने वाला। तो एस यानी कटिंग और ब्रेकिंग जिसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब लगभग यही होता है, ठीक है, लगभग यही होता है। तो न्यूक्लियस के ग्रुप में ही ये आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किसके अंडर में आता है? आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, न्यूक्लियस में आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आता है न्यूक्लियस में। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये दो तरह के हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, हम लास्ट क्लास में देख लिए थे, और दूसरा होता है एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है? एक्सो न्यूक्लियस करता है बाहर, आउटर आउटसाइड में कट करता है, और एंडो न्यूक्लियस क्या करता है? इनर साइड में, अंदर में कट करता है, स्ट्रैंड को इंटरनली कट करता है, और एक्सो न्यूक्लियस बाहर से कट करता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ही कट करते हैं। बेसिकली हमारे जो एक्सोन्यूक्लियस है ये बाहर के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा डीएनए से, और जो एंडोन्यूक्लियस है ये हमारे बैकबोन, जो डीएनए स्ट्रैंड का जो बैकबोन है उसको तोड़ देगा। यानी अगर मान लीजिए हम दो स्ट्रैंड यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, दो स्ट्रैंड है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? दो स्ट्रैंड है, ठीक है, दिख रहा है? दो स्ट्रैंड में ये क्या है? ये है आपका, मान के चलिए कि बेस पेयर है, ये है आपका बेस पेयर, हम यहाँ पे बनाएंगे, डोंट वरी। तो बेस पेयर में ये क्या है? ये बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट का क्या है? बैकबोन है। यानी एक अगर ये राइबोस रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, यहाँ पे क्या है? बेस पेयर है। सो यहाँ पे मान के चलते बेस पेयर है एडेनाइन। तो ये जो बैकबोन है इसका, यहाँ पे ये तोड़ देगा, और यहाँ पे ब्रेक करके क्या करेगा? ये ब्रेक करके अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा इसको, ठीक है। ये दूसरे, क्योंकि ये फॉस्फेट दूसरे से अटैच होगा, तो इसको तोड़कर अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा वहां पे। सो इसीलिए कहते हैं कि ये बैकबोन, यानी हमारा जो डीएनए का जो बैकबोन होता है उसको तोड़ता है। देखेंगे आगे, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? मान लीजिए क्या है, यहाँ पे बेस पेयर है, यहाँ पे क्या है? बेस पेयर है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड, ये सब मिलाकर न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो इसमें क्या है? एक बेस पेयर होगा, उसके बाद क्या होगा? एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, होगा कि नहीं होगा? सदाब सर फिर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये चीज पढ़ा रहे हैं ना? सदाब सर फिर से बताए हैं आप लोगों को सेम चीज, है ना, जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। ये क्या है? ये आपका फॉस्फेट है, यहां से एडेनाइन जुड़ा होगा, या बेस पेयर हमने यहाँ पे लिखा, ऐसे बना दिया बेस पेयर को, ठीक है, इंडिकेट किया। तो ये सिर्फ ये दिख रहा है हम लोगों को, स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे हमें दिखा टी, तो क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, टी हमें दिखा। ये जो पॉइंट है इसी को तोड़ेगा, इसी को क्या करेगा? तोड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बैकबोन, ठीक है। एनीवेज हम देखेंगे यहाँ पे, exonucleus remove the nucleotides from the end of the DNA, whereas exoendonucleus may cut at specific positions within the DNA। ये किसी ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके डीएनए के अंदर एक कट करेगा, ठीक है। उस किसका काम होगा? न्यूक्लियस का काम होगा, काम होगा एंडोन्यूक्लियस का काम होगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? इनसाइड द डीएनए, डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट करेगा, और एक्सोन्यूक्लियस बाहर से न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ रिमूव करता जाएगा, उसको मतलब नहीं है। जो इंटरनली कट, जो इंटरनली कट करता है
सो सॉरी, आपने देखा है सो सॉरी। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ये कट करता है अंदर से, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग, हमने क्या बोला था, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। पहले पेट्रोलिंग पे जाता है डीएनए सीक्वेंस, क्या पेट्रोलिंग पे, और पकड़ लिया सीक्वेंस आ गया, कट कर दिया वहां पे। once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands from the double helix at a specific points in their sugar phosphate backbone। अभी हम लोगों ने समझा था, यानी जब कट करेगा तो सिर्फ एक एंड पे कट करके नहीं रिमूव कर देगा, यानी यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है और बीच में कट कर दिया तो ऐसे लटक गया ये ऐसा नहीं होता है। अगर कट किया तो दोनों तरफ कट करेगा, एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो दोनों तरफ कट कर लिया, लेकिन कट करने का एक तरीका है। ऐसे सामने सामने से कट करेगा नहीं, कट करेगा, इसके भी कुछ तरीके हैं कि कैसे ये कट करेगा। अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अलग अलग सीक्वेंस होता है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है इसका, है कि नहीं है। अलग अलग एंजाइम का, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग एंजाइम का अपना अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं कि उसी सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा। अगर वो एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं और वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस उस डीएनए में नहीं है तो एंजाइम क्या काम करेगा, नहीं काम करेगा। अगर कोई किसी एंजाइम का फंक्शन है कि वो ए और जी के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि आगे हम यही पढ़ेंगे, मान लेते हैं ए और जी के बीच के बॉन्ड को तोड़ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको दे देंगे सीजी रिच सीक्वेंसेस, सीक्वेंस का बेस पेयर सीजी रिच सीक्वेंस, मानी उसमें सिर्फ सीजी का ही मॉलिक्यूल है, सीजी ही बेस पेयर है उसमें। क्या वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर पाएगा, नहीं कट कर पाएगा, क्योंकि अब लेकिन अगर वहीं पे हम सीजी को ब्रेक करने वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई एंजाइम डाल देंगे तो कट कर देगा, यस और नो। तो अलग अलग एंजाइम्स हैं हमारे, हमने इसके पहले देखा 900 एंजाइम्स हैं, तो कि अराउंड 238 या 230 डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन से जो है आइसोलेट किया गया है। तो इतने सारे एंजाइम्स के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अलग अलग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, वहां पे कट करता है, ठीक है, अपना अपना फंक्शन होता है कि कहां पे कैसे कट करेगा, ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे कट करेगा, क्या कट करेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एंजाइम क्या करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, पहले तो उसको उस पे मूव करेगा, उस पे दौड़ेगा, यानी उस पे पेट्रोलिंग पे जाएगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पे कट कर देगा अपने कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई किया तो, ठीक है, कट कर देगा। कहां पे कट करेगा, तो क्या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को अलग कर देगा, यानी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में यहाँ पे कोई कट लगा देगा, यहाँ पे कोई कट लगा के इसको अलग अलग कर देगा, यहाँ पे कट लगा के इसको अलग कर देगा, ऐसा कुछ है कि शुगर फॉस्फेट को अलग कर दिया, शुगर और फॉस्फेट को अलग किया, ये ऐसा कर सकता है कि फॉस्फेट और शुगर दोनों एक जैसे हैं, ये बेस पेयर को ही अलग कर दिया, तो क्या न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा वो, सोचो, ध्यान से सोचना मेरी बातों को, ध्यान से सोचना मेरी बातों पर, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, राइबोस शुगर है, क्या है, समझ रहे हो बात को, राइबोस शुगर है। यहाँ पे क्या है, अडीनाइन है, और इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ अटैच है कौन सा, गुआनाइन अटैच है, अडीनाइन के साथ गुआनाइन अटैच है। जेनेटिक्स पढ़े हो, सदाब सर पढ़ा है ना जेनेटिक्स, पढ़े हो ना जेनेटिक्स, सदाब सर को हटाओ साइड में रख दो, हम पढ़ाए ना बायोमोलिक्यूल्स, हम बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाए, हम नहीं पढ़ाए हैं, दिगंता पढ़ाए हैं ना, आप लोग पढ़े हो ना, तो पढ़े हो तो वहां पे ये भी पढ़ा होगा ना कि नाइट्रोजनस बेस पेयर का क्या होता है, पेयरिंग का रूल होता है, पेयरिंग रूल होता है, एक नियम होता है पेयरिंग का, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेयरिंग रूल बनाया था, नो आइडिया, उसमें
मेरा एक बुक है, निकालिए तो, मोटा वाला। हाँ, रेजोनेंस। एरविन चरगैफ नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने बेस इक्विवेलेंस रूल बनाया था। नाम भूल रहे थे, क्या था? एरविन चरगैफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस इक्विवेलेंस, ठीक है, बेस इक्विवेलेंस पेयर, ठीक है, उसका रूल बनाया था। बेस इक्विवेलेंस रूल है ना, क्या बनाया था? बेस इक्विवेलेंस रूल बनाया था। बेस इक्विवेलेंस रूल बनाया था। इस रूल के मुताबिक ए यानी ये जो बेस पेयर है ऑलवेज पेयर्स विथ टी यानी थायामाइन इफ इट इज डीएनए, एंड इफ इट इज आरएनए इट ऑलवेज पेयर्स विथ यूरेसिल, एंड साइटोसाइन always pairs with guanine and guanine always pairs with cytosine। एक दूसरे का अफिनिटी है, ये अट्रैक्शन है, और इसीलिए हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं a प्लस सी बाई टी प्लस जी इज इक्वल टू 1, ये भी बोल सकते हैं। या फिर, और ये भी, ये रूल, ये तो अफिनिटी है, इसके साथ साथ ये रूल में ये कह रहा है कि जितना अडिनाइन होगा उतना ही थायामाइन होगा। बेस इक्विवेलेंस रूल इसी को कहते हैं। अडिनाइन जितना होगा उतना ही थायामिन होगा। अगर अडिनाइन 25% है, एक 100% डीएनए में 25% अडिनाइन है, और आपसे पूछे कि साइटोसाइन कितना होगा, क्या कहोगे? 25% होगा, क्योंकि अडिनाइन 25 है तो थायामिन भी 25 होगा, तो 50% ये हुआ, बचा 50%, यानी 2 है 50 में, इक्वली होगा वहां पे, तो साइटोसाइन होगा 25%। आ रही बात समझ में? इसी को कहते हैं बेस इक्विवेलेंस रूल, यानी बेस इक्वल होगा। और ये तभी संभव है जब ये नियम होना चाहिए कि अडिनाइन बेस पेयरिंग रूल कहते हैं इसको कहते हैं बेस पेयरिंग रूल। इसका इनका जो ये बनाया था ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बेस पेयरिंग रूल, ये बायोकेमिस्ट्री के एमबीबीएस के बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, बेस पेयरिंग रूल के बारे में, ठीक है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बुक को, लेकिन बिना मतलब का हो जाएगा, फालतू का, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इतना मोटा बुक है, तो इसलिए जो बोल रहे हैं वो याद रख लीजिएगा। बेस पेयरिंग रूल हम नाम उसमें से देखकर आपको बता देंगे। बेस पेयरिंग रूल कहता है कि अडिनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायामाइन एंड गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसाइन, ठीक है, साइटोसाइन। क्लियर है? सो अगर यहाँ पे क्या है, हम कहां से पढ़ रहे थे? हाँ, शुगर फॉस्फेट, तो यहाँ पे अडिनाइन है तो ऑपोजिट में क्या होगा? थायामाइन होगा। तो अगर मान लीजिए कि वो चीज यहाँ पे कट कर देता है एंजाइम, तो ये शुगर और फॉस्फेट अलग अलग हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? शुगर और फॉस्फेट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अटैच होगा ना, है ना? यस और नो? इस तरह से अटैच होगा ना, नीचे अटैच होता जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एनीवेज हम वो सब आप लोग जाकर बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़िए एक बार कि कैसे डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अडिनाइन फॉर्म्स विद थायामाइन, तो अगर इसको कट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड रह जाएगा क्या? ये न्यूक्लियोटाइड रह जाएगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फॉस्फेट को कट कर देता है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो जाएगा, यानी स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये कहाँ कट करेगा? ये कट क्या लगाएगा, यहाँ पे, या कट लगाएगा यहाँ पे? फॉस्फेट और शुगर का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना चाहिए इसको। एनीवेज हम इसको कहेंगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको तोड़ेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को अटैक करेगा और उसको तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ेगा, ठीक है। और लेकिन वो कहां पे, ये उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। यानी जब ये पैट्रोलिंग करेगा, जब ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा, वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। व्हाट इज पैलिंड्रोम? चम्मच सुना है नाम? चम्मच, चमच, इधर से पढ़िएगा। एक और एग्जांपल दीजिए तो। छोड़िए, वो तो बुक में है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दीजिए। बुक इंग्लिश में लिखते हैं।
CHA नहीं आएगा। इंग्लिश में कुछ बताइए। तब तक हम पोछा लगा देते हैं। इंग्लिश में बताइए, सोचिए 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 सोचिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में सोचिए। कोई एक नाम बताइए, मलयालम को छोड़कर। मलयालम अगले पैराग्राफ में आपके बुक में ही होगा, ठीक है। आब्रा कडाब्रा होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोचिए ना जरा। मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। कोई एक पैलिंड्रोमिक वर्ड बताओ ना यार। कोई पैलिंड्रोमिक वर्ड बताइए जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ से सेम हो। कनक, वेरी गुड। हाँ, टाइटन लिख कर देख लेते हैं। TITAN कैसे होगा? टाइटन का स्पेलिंग TITAN होता है। कनक सही है। कनक क्या है? कनक इज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड। यहां से भी लिखेंगे या यहां से भी लिखेंगे, कनक ही आएगा। KANAK या KANAK, कनक। तो ये क्या हुआ? ये एक पैलिंड्रोम हुआ। ये क्या हुआ? ये एक तरह का पैलिंड्रोम है। जैसे कि मलयालम आपके बुक में लिखा हुआ है, मलयालम। यहां से भी पढ़िए या इस तरह से भी पढ़िए, दोनों सेम स्पेलिंग होगा। मॉम, या मॉम इज अ वेरी गुड शॉर्ट। मॉम डैड ये वर्ड नहीं है एक्चुअली, हमने बनाया है, लेकिन ये इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन मॉम डैड विल बी अ पैलिंड्रोम, ठीक है, विल बी अ पैलिंड्रोम। तो ये क्या है? एक पैलिंड्रोम है, राइट। चलो, तो क्या करता है ये? ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एनालाइज करता है, पकड़ता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो, यानी आगे से और पीछे से, यानी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड में जाइए या 5 प्राइम से 3 प्राइम नीचे से जाइए, बात बराबर होना चाहिए। कैसे होता है डीएनए? आई विल शो यू हियर। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर राहों में नहीं छोड़ कर जाओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं। आई डोंट नो, लिरिक्स भूल गया। मुझे ना गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। दिलबर दिलबर ओ दिलबर दिलबर, ओशना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर दिलबर दिलबर। एनीवेज, आपका गाना पूरा कर दिया। अच्छा, दिलबर। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये क्या करता है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है और वहीं पे जाके कट करता है, ठीक है। क्या करता है? वहीं पे जाके कट करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हम कुछ बताने वाले थे, कट करके मिटा कर बताते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या? पैलिंड्रोमिक वर्ड कनक आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, दैट इज पैलिंड्रोम। चलो, तो यहाँ पे हाँ देखो, MALA मलयालम, इसमें पूछ रहे हो कि कहां से कहां तक काटेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला स्टैंड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे M, यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा? MALAYALAM, ठीक है, आ गया। तो ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यस, डीएनए ऐसा ही होता है ना। तो यहां से या यहां से कहीं से भी पैलिंड्रोम है। और इस एक मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है मैक 350, ये एंजाइम का नाम है। ऐसा कुछ एंजाइम है नहीं भाई, ठीक है, ऐसा कोई एंजाइम नाम नहीं है ऐसा। हमने जस्ट नाम दिया क्योंकि मलयालम को कट कर रहे हैं ठीक है, इसलिए हमने नाम दे दिया। तो मैक 350, ये मैक 350 क्या करेगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि M
और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़कर क्या बना देगा, इस तरह से अलग कर देगा दोनों को, इस तरह से अलग कर देगा दोनों को। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्ट्रैंड, मैंने इसके पहले बताया था कि सिर्फ एक तरफ के स्ट्रैंड को कट नहीं करता है, ये दोनों तरफ के स्ट्रैंड को कट करता है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एमए को कट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एमए को कट करेगा। जब ये एमए को कट करेगा, या मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GAATTC है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये क्या है, पैलिंड्रोम है। तो अब इस एंजाइम का, ठीक है, एक कोई एंजाइम है जो ई कोराई है, उसका काम है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जी और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। तो क्या यहाँ पे जी और ए के बीच का बॉन्ड है, नहीं है। तो क्या यहाँ पे ये एक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या यहाँ पे एक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या यहाँ पे करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे भी एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं, अरे नहीं, यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्ट करेगा। तो जब यहाँ पे एक तरफ कट करेगा और एक तरफ यहाँ पे, जब कट करेगा तो कुछ इस तरह से कट हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। बोलो हाँ या ना, हो गए सेपरेट। तो इस एंजाइम का क्या काम है, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। यानी सेम साइट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे, सेम साइट का मतलब ये नहीं होता है। सेम साइट का मतलब क्या होता है, सेम साइट का मतलब क्या होता है, सेम साइट का मतलब होता है कि जब जीए है तो जीए को ही कट करेगा अगले स्ट्रैंड में भी। यानी सेम साइट का मतलब क्या होता है, सेम साइड का मतलब होता है कि अगर ये जीए को, इस स्ट्रैंड से जीए को कट करेगा तो अगले स्ट्रैंड से भी जीए को ही कट करेगा, दैट इज कॉल्ड सेम साइट। और इसी साइट पे कट किया। ठीक है, फॉरेन डीएनए, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है, एक हमारा होस्ट डीएनए होता है, एक होता है फॉरेन डीएनए। तो होस्ट डीएनए में हमने कट कर दिया, सेम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे हम फॉरेन डीएनए को भी कट करने के लिए, तभी जाके ना सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा तो अटैच होने में मदद करेगा। किसी दूसरे से काट दिए, उसका वहां पे फंक्शन है जीसी से काटना, क्या ये दोनों मैच करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मैच नहीं करेगा। जब सेम सीक्वेंस कटेगा, सेम एंजाइम से सेम सीक्वेंस कटेगा, सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एंजाइम होंगे, तभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, तभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाएंगे, तभी हम एक इस डीएनए को हम होस्ट में अटैच कर पाएंगे फॉरेन डीएनए को, नहीं तो अटैच नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, यस ओके। अगर हमारे पास 3 पेन है, ये 5 पेन है, सेम टाइप का पेन है 5, हमारे पास कितना पेन है, सेम टाइप का 5 पेन, हमने सारे सब में से ढक्कन निकाल के साइड में रख दिए। ठीक है, और 5 डिफरेंट टाइप के पेन हैं, हम दूसरा पेन लेकर अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। सेम पेन का होगा, तो सेम जगह पे अगर हम अटैच कट करेंगे, सेम टाइप का दिखेगा, तभी वो मैच करेगा, तभी वो अटैच करेगा। इसीलिए हम सेम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फॉरेन डीएनए को कट करना हो, चाहे वो होस्ट डीएनए को कट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम चीज इस्तेमाल किया फॉरेन डीएनए के लिए भी। और ये देखो, द ई कोराई कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए, नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा। ये क्या करता है, ये जी और ए को ही कट करता है। तो जी और ए देखो, यहाँ पे जी और ए है, और यहाँ पे क्या है, जी और ए यहाँ पे है। ठीक है, जी और ए यहाँ पे है, ये कट किया, क्या किया, कट किया। ठीक है, कट किया, यहाँ पे देखो, कट किया, यहाँ पे कट किया। ठीक है, ये बॉन्ड को यहाँ पे आ गया, तो ये टी के साथ या जगह पे ए होना चाहिए था, तो इसको कट कर दिया, इसलिए अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, ये हमें नहीं चाहिए, हटा दिया, सिर्फ ऊपर वाला लिया इतना दूर, और यहाँ से क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ऊपर वाले को हटा दिया, क्योंकि यहीं पे हमने लगाना था। तो ये जो एंड बना है, ये फ्रीली हैंग कर रहा है अभी, जब तक ये अटैच नहीं हो रहा है, फ्रीली हैंग कर रहा है ना, हैंग है, तो इसको कहेंगे फ्री एंड, इसको कहेंगे फ्री एंड। और फ्री एंड के साथ साथ ये क्या है, ये इस एंड को क्या कहेंगे, स्टिकी एंड कहेंगे,
स्टिकी एंड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से इजीली अटैच हो जाएगा। चलो, यहाँ पे इसके अटैचमेंट के लिए हमें जो एंजाइम की जरूरत है, कौन सा एंजाइम है जहां से ये अटैच हो सकता है, जिसके मदद से अटैच हो सकता है, सॉरी, लाइगेस, थैंक यू। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, लाइगेस। तो अगर ये स्टिकी एंड होगा, स्टिकी यानी चिपकाऊ, चिपकू, स्टिकी यानी चिपकू, तो अगर चिपकू होगा तो ही चिपकेगा, अगर चिपकू नहीं होगा, अगर ब्लंट एंड होगा, क्या चिपकेगा, नहीं होगा। तो जो इस तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जो एंडोन्यूक्लियस कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखकर अगर कट करता है, वहां पे कौन सा एंड बनेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस को चेक करके लगाता है, वहां पे कौन सा एंड बनेगा, ब्लंट एंड के स्टिकी एंड, स्टिकी फ्री स्टिकी एंड बनेगा, वहां पे कौन सा एंड बनेगा, फ्री स्टिकी एंड बनेगा। आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो काम करिए, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाकर ना एक बड़ा सा समर्थन मुझे दे दीजिए। बारिश चाहते हैं हम, बाढ़ चाहते हैं हम, नहीं बाढ़ नहीं आ रहा, चैट ऑन है, सब चैट कर रहा है क्या बैठ के वहां पे? Oh my God, oh my God. चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही आशा करते हैं। क्या बैठ के चटियाए, मतलब चैट करोगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? I can't do anything, right? आप लोगों को पढ़ा सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। अगर ध्यान से सुनोगे फिर से भी समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको समझा सकते हैं। आपको हम सुधार तो नहीं सकते, सुधारना खुद से है। एक सेकंड, ठीक है, अब चैट करके दिखाओ। चलो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्टिकी एंड, इसको कहेंगे स्टिकी एंड, और ये फ्री एंड है, ठीक है, फ्री स्टिकी एंड है, जो कि चिपक सकता है। क्या कर सकता है ये चिपक सकता है। ये जब आएगा, अब ये जाकर इस पे अटैच हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। सो ये स्टेप्स है, क्या है, स्टेप है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, पहला स्टेप है कि वेक्टर और फॉरेन डीएनए के पास आएगा एंजाइम और पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करेगा। दूसरा है सेपरेशन, कट करके सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देगा, तीसरा अटैच कर देगा, जोड़ देगा, एंड बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई, ई कोराई के मदद से हमने यहाँ पे बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऑलराइट, देखो क्या दिया यहाँ पे, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? यस आई नो, डू यू नो? I know that you also know. We both know. So we know what is palindrome, right? So say no to, sorry, say yes to NCERT. Anyways, आज के लिए बस इतना खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग अगले क्लास में यानी कल देखेंगे, कल है शायद, ठीक है, कंटिन्यू है, एनीवेज कंटिन्यू है, कल देखेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए शब्बा खैर नहीं बोलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड